वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब चकाचक है। आशा करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, हर सेट की भांति इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट लेकर के आए हैं बिहार पुलिस के लिए खासकर, और वो भी मैथ का। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको मैथ ही तो पढ़ाते हैं बच्चे। तो मैथ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब चीज़ यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा आरबीआई मैथ्स पर, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को सिर्फ शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए, और जो भी तरह की कठिनाइयाँ हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया था, अंकित दीवाना, उसने एक क्वेश्चन हमें भेजा है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चे हम उनके भी बात को, उनका भी क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देंगे। अगर अंकित दीवाना देख रहे हो तो बच्चे आज हम आपको वो सवाल सॉल्व करके आपके मैसेज में हम कर देंगे। ठीक है ना? तो बच्चे टेंशन नहीं लेना है। मैथ की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, है ना? तो चलिए देर ना करते हुए बेटा आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल बच्चे आपके बोर्ड पर ये रहा। पहला सवाल कहता है गाइज, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य का 25% प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, सवाल में लिखा हुआ है सर कि एसपी का, एसपी मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एसपी का कितना परसेंट बेटा प्रॉफिट हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है ना? तो आप बताइए सर 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप कहेंगे सर 1/4 होगा। जो बच्चे नहीं जानते तो 25% का मतलब बटे में 100 होता है। इसको बेटा काट दो, 1/4 है कि नहीं है? अब आप ध्यान से देखिए कि का किस में लगा हुआ है? एसपी में। तो जिसमें का लगा हुआ हो, की लगा हुआ हो, उसका अधिकार नीचे वाले संख्या पर होता है ना? तो बताओ बेटा, का एसपी में लगा है तो ये नीचे वाला क्या हो गया? हमारा एसपी हो गया। ठीक है, और ये क्या है? प्रॉफिट बोल रहा है ये 1 का प्रॉफिट। क्लियर है? देखिए रेशियो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। एसपी कितना हुआ बच्चे? 4 यूनिट। ठीक है, ये एसपी है, एस है। ठीक है, ये क्या है बेटा? एसपी है हमारा कितना? 4 यूनिट। और 1 रुपये का क्या हुआ सर जी? प्रॉफिट। तो आप बताइए वस्तु कितने में आपने खरीदा होगा? 4 रुपया में बेचा सर, 1 रुपये का आपको लाभ हुआ, तो कितना उसका क्रय मूल्य रहा होगा? 3 रुपया रहा होगा। अरे 3 की वस्तु 4 में बेचे आप, तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ सर। नहीं, 3 में खरीदे, 4 में बेचे, 1 रुपये का लाभ हुआ आपको। यहाँ पर रुपया नहीं बल्कि यूनिट कहा जाता है इसको। आप जो भी बोलिए, रुपया पैसा जो भी आप बोलते रहिए। ठीक है, तो 3 की वस्तु 4 में बेचा गया, 1 का प्रॉफिट हुआ। यही क्या बन गया? हमारा रेशियो बन गया, है कि नहीं? रेशियो निकाल दिए। सवाल में कहता है 80 रुपये में बेचा गया है इसको। कितना में सर? यानी एसपी का मान दे रखा है 80। आपको बताइए सर आपका एसपी कितना है? 4। तो ये 4 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 80 को। तो बताओ बेटा कितने बार में कट जाएगा? बोलो ना, 20 चौक 80 यानी 20 का मल्टीपल है। अब यहां से जो भी चीजें आपसे पूछेगा उस सब में क्या कर देना? 20 का मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे सर? क्रय मूल्य। तो बोलो बेटा क्रय मूल्य है कितना यूनिट? 3 यूनिट। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू मेरे? 20 से। तो बोलो 20 दिया कितना आ जाएगा? ये 60 रुपया। यही आपका इस सवाल का आंसर है ना? ठीक है, समझ पाए आप मेरी बात? बहुत सुंदर। तो बेटे इस तरह के सवाल कुछ तरह से रेशियो मेथड से हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? तो चलो बच्चे, ये भी सवाल हमने आपको बड़े प्यार से समझाया सर। अब हम चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जरा ध्यान से समझना बाबू मेरे, इस आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाया गया है। यानी ये जो डेटा दे रखा है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो सवाल में लिखा हुआ है, वो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, क्या है सर डेटा? देखिए, एक है 6, 7, x-2, फिर 17 और है सर 20। ठीक है,
और एक x भी है, इसके बाद बेटा x है ना, x माइनस 2x, उसके बाद है 17 और फिर ये 20। ये जो आंकड़ा है बच्चे, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सवाल में कह रहा है। क्लियर है? तो कहता है इसका और इसका माध्यिका दे रखा है कितना बेटा, इसका जो माध्यिका है, ठीक है, यानी मीडियन इसका कितना दे रखा है माध्यिका, 16। आप बताओ बेटा माध्यिका निकालने का तरीका क्या है? माध्यिका का मतलब होता है ठीक बीच वाला टर्म, बीचों बीच वाला टर्म होता है माध्यिका का मतलब, ठीक है ना। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग आंकड़े का, ठीक बीच वाला टर्म, और उस ठीक बीच वाले टर्म का मान सवाल में कितना दे रखा है, माध्यिका 16 दे रखा है, ठीक है। तो आप बताइए इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? माध्यिका का मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच वाली संख्या। तो यहां तो बेटा 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, ठीक है। तो बीच वाला टर्म क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा। बात समझे? x माइनस 2 और x, क्लियर है। और इधर देखिए अब 2 अंक इधर 2 अंक इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा माध्यिका। माध्यिका अगर 2 अंक हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो इसको जोड़ दीजिए सर आप, x माइनस 2 प्लस x और बटे में 2, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपका सवाल में, 16 दे रखा है। तो x प्लस x कितना होगा सर, 2x होगा। और ये माइनस का 2, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये कितना होगा सर, 16 दूनी 32, ठीक है। भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना ना होगा बेटा, ठीक है। तो अब ये बता दो हमें कि 2x बराबर माइनस उधर चला जाएगा 32, अब प्लस 2 कितना होगा 34। इसको काट दीजिए आप, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 7 दूनी 34। और हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था, इसी x का मान निकालिए। x का मान कितना कितना हो जाएगा बाबू रे, 17 हो जाएगा, है ना। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, बहुत सुंदर। तो माध्यिका का मतलब बस ये समझना आप कि मिडिल टर्म वाला होगा, क्लियर है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू मेरे, यदि cos a बराबर, ये दे रखा है बाबू cos a बराबर 7/25, ये एक आपका सवाल है, 7/25। तो आपसे पूछ दिया बाबू tan a और प्लस cot a, है ना। क्या पूछ दिया भाई, tan a प्लस cot a का मान निकालिए। बहुत आसान सा चीज है ना। आप बताइए सर cos a, ये cos का टर्म है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो cos b/h, यानी ये हमारा b है और ये हमारा h है। तो बताइए आप हमें p कितना होगा। आप जानते हैं ट्रिपलेट्स 7 24 25, तो p का वैल्यू कितना होगा सर, 24 हो जाएगा। बात समझे? और जो बच्चे ये चीज नहीं समझ पाए तो वो ऐसे निकालिए, p बराबर √h², 25 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 25 का स्क्वायर 625 और -49, इसको सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। तो और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 24 आएगा। बात समझ रहे हो? नहीं तो निकाल देते हैं बेटा हम, तुम टेंशन काहे लेते हो। 5 में से 9 दे जाएगा तो 15 में से 9 गया, ये हो गया 6, हो गया 6। यहाँ कितना बचा, 1 11, 11 में से सर 4 जाएगा, ये हो जाएगा सर 7, 7 4 11, है ना। और यहाँ कितना बचा बताइए, यहाँ पे तो ये चला गया था ना 50 में, तो यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 5, 1 चला गया 576, ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ पे जो है 11 5 15 में से 9 गया 6 हो गया, ठीक है। 9 6 15, यहाँ बचा 1, इससे 1 बचा लिया, 11 11 में से 4 गया 7, ठीक है। और ये 6 में से 1 गया 5। अब इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल कितना होगा, 24 होगा। जरा देख लीजिए, नहीं तो आप 24 गुना 24 करके, है ना, देख लीजिए कितना काम करना पड़ेगा आपको। 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। फिर ये 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये 6 हो गया
9 8 17 के साथ हाथ में 1 हो गया और 4 1 5, देखिए 576, यानी इसका वर्गमूल कितना है? 24 है कि नहीं? बात समझ गए? तो क्या इतना आप करने के लिए जाओगे क्या पेपर में? ठीक है, आप बच्चे ट्रिपलेट्स याद रखो, है ना, 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है ना। 5 जो बड़ी संख्या है वो क्या होता है? कर्ण होता है। क्लियर है? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, है कि नहीं? तो इस तरीके से चीज़ों यदि आप याद रखेंगे तो आप मुजबानी डायरेक्ट चीज़ों को लिख पा रहे होंगे। क्लियर है? तो अब आप बताओ मेरे बच्चे, 10A क्या होता है? P/B होता है ना सर, P/B, और ये क्या हो जाएगा? B/P। ठीक है ना? तो बताओ P कितना है? 24, और B कितना है आपका? 7, प्लस B कितना है सर? 7, और P कितना है सर? 24। नहीं, अब आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल देंगे। भिन्न का जोड़ है ना बेटा ये, तो भिन्न का जोड़ है। अब आप भिन्न का जोड़ कर दीजिए, ये 24 गुना 7 कितना होगा? 24 सते 68 से। ठीक है, तो ये 7 से इसको करेंगे डिवाइड तो 24, और 24 गुना 24 कितना? अभी तो आपने निकाला था 576। देखो क्या बेटा, 24 गुना 24 576, अब प्लस ये 7 गुना 7 49। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, है ना? तो 576 अब प्लस 49, बोलो बेटा कितना होगा? बोलो ना, 625 होगा ना। 625 अब बटे 168। क्लियर है? अरे बात को समझे सर, है ना? इतनी सी बात आपको समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो ये सवाल बेटा 625 बटे 168, यही आपका इस सवाल का आंसर है ना? ठीक है, तो ये सब सवाल इसी तरीके से आप कर लोगे, और ये सब सवाल बहुत वायरल है ना? ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आपके बिहार पुलिस में आएंगे ही आएंगे। इसी वजह से बेटे हमने आपको हर एक सेट में कम से कम एक ट्रिगो का और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल डालने का कोशिश किया है ना? ताकि इससे अगर सवाल आए तो आपका छूटे नहीं। क्लियर है? अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भैया, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज जानते हो बेटा, है ना? ये ऐसे समकोण त्रिभुज, ये है हमारा क्या? समकोण त्रिभुज है, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण का मान दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तथा परिमिति, इसका परिमाप दे रखा है बेटा, परिमाप या परिमिति जो कहिए आप, ठीक है, बात एक ही है। ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर क्या है? ये आपका परिमाप है। तो आपसे पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है ना? तो हमें आधार पता करना पड़ेगा, ये आधार है, और ये ऊंचाई पता करना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी अभी हमने आपको सिखाया था ट्रिपलेट्स, एक है 3 4 और 5। क्लियर है ना? 7 24 25 भी होता है ना? लेकिन उससे आपका परिमाप 60 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये 5 है, लेकिन यहाँ पे कर्ण 25 है, तो जरा देखिए तो ये क्या गुना है? 5 गुना है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? 5 गुना, 5 चौके 20, और ये 5 तिया 15। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अब आप इस सब को जोड़ करके देखिए 60 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है ना? पुर रहा है। 25 और 15 30 40, और ये 20 कितना हो गया? 60, यानी परिमाप हमारा 60 है। आपके मन में आता होगा सर अभी तो आपने बताया था कि 7 24 25 भी होता है। नहीं, कर्ण ठीक है ये होता है, लेकिन जरा इसको जोड़ो तो बेटा, क्या इसका परिमाप 60 है? नहीं है, इसीलिए ये ट्रिपलेट्स इसमें यूज नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो 3 4 5 ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, इसका ये मल्टीपल है 25। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बताओ बेटा, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा आधार 20 यूनिट, और ये हो गया हमारा 15 क्या? ऊंचाई। या आप चाहे इसको 20 कर सकते हो या 15 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बोलो बेटा क्या होता है? हाफ गुना आधार कितना हो गया आपका? 20, ऊंचाई कितना हो गया सर? 15। बोलिए ना, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कितना होगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है आपका? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 150
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बस आपको बेटा इस ट्रिपलेट से खेलना आना चाहिए, है कि नहीं? तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो सर कई तरह के फॉर्मूले आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं गाइस? ठीक है, तो चलो इसे अब हम मिटाते हैं भैया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और बड़े प्यार से सर हमने आपको समझाया। ये था क्वेश्चन नंबर 4, है ना? और बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 24 और 28 से यदि भाग दे दिया जाए तो क्रमशः 5, 9, 13, इसमें भाग देंगे तो 5, ठीक है, ये 9 और ये 13, ये 17 और ये 21, ये कहता है ये शेष बचता है। नहीं, अब आप बताइए सर, अगर ये शेष ना बचता तो छोटी सी छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो आप क्या निकालते? इसका एलसीएम निकालते सर। निकालते नहीं निकालते? तो आप इसका पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। क्लियर है? क्या निकाल देंगे सर हम इसका पहले? एलसीएम। जरा ध्यान से देखिए, है ना? 28 एलसीएम निकालने का तरीका बेटा सीख लो यहां पर ध्यान से। जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं वही एलसीएम होगा, और अगर ये एलसीएम है तो ये क्या होगा? इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, तो हमने 28 को पकड़ा। क्या ये सर 12 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब 28 कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें एलसीएम निकालने का तरीका यहां देखो जरा ध्यान से। 7, 7 चौक 28। ठीक है, इसको कोई भी दो फैक्टर में एक आप फटाफट से तोड़ दीजिए। ठीक है, 7 चौक 28। अब हमको यहाँ सर यहाँ पर क्या चाहिए? 28 से 28 के बाद चाहिए हमको 24। इससे ठीक छोटी संख्या। क्या सर इसमें आपको 24 दिख रहा है? दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। तो 24, 4 तो है, ये है 4 है ना यहाँ पर। तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 24 होगा सर? तो 4 छक 24। बोलो ना सर, है ना? 6 चौके 24 हो गया। अब इससे छोटी संख्या को पकड़िए 20। हमको सर 20 चाहिए, इसमें 20 दिखना चाहिए। तो 4 है तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 20 हो जाएगा? 4 पचे 20। नहीं हो गया 20। अब हमको सर 16 चाहिए। तो 16 कितना होता है सर? 4 चौक 16 या 8 दूनी 16। तो जरा देखिए 6 में 2 है, 3 गुना 2 है कि नहीं? तो 4 दूनी 8 तो है हमारे पास। 16 लाने के लिए सिर्फ 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? बात समझ गए? अब हमको 12 चाहिए। तो 12 इसमें दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है। देखिए इस 6 में 3 है कि नहीं? 6 को लिखे कि नहीं? 3 गुना 2। तो देखो 4 तिया 12 है कि नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? बहुत अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे सर? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना कितना सर हो जाएगा? ये 5 दूनी 10, ये हो गया 7 चौक 28 और 28 गुना 6। ठीक है, यहाँ कर लीजिए आप। 28 गुना 6, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16 यानी 168 और ये 10 हुआ यानी 168। ये 5 दूनी 10 का मतलब एक 0 रख दीजिए आप। ठीक है, यानी 1680 जो है ये तो अभी इन सारी संख्याओं से क्या होगा? कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन कहता है जी ना ना ना, शेष बचना चाहिए। 12 में से जब इसमें भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए, है ना? 16 से भाग देंगे तो 9 शेष बचना चाहिए। यानी सब में जो भाग दे रहे हैं सबका शेष अलग अलग है। अगर बेटा शेष अलग अलग है तो आप इस सब का यहाँ से डिफरेंस निकाल दीजिए, है ना? घटा दीजिए सबको। ठीक, घटा देंगे तो बोलिए बेटा 12 में से 5 जाएगा कितना होगा? 7 होगा। नहीं, 16 में से 9 जाएगा 7 होगा। ये भी 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, ये भी 7 आएगा। यानी ये सब क्या है? इसके डिफरेंस हैं। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? घटाओ। तो हम भी क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। कितना? 7। ठीक है सर, कितना घटा देंगे सर? 7 घटा देंगे। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? ये 10 में से 7 गया 3। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 7 और ये 6 यानी 1673। 1673 क्या है? आपका इस सवाल का आंसर है। अब 1673 में जब आप 12 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा?
5 बचेगा, 16 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा 9। इसी प्रकार से जब आप डिवाइड करते जाएंगे जो वो बचाने के लिए बोल रहा है वो ऑटोमेटिक बचता चला जाएगा। बात समझे सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत सुंदर। बस आप सिर्फ एक चीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि एलसीएम तो आपको निकालना है, ये तो मालूम चला कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो उससे कट जाए। तो कटने वाली राशि, विभाजित होने वाली राशि क्या होती है? एलसीएम। एलसीएम पता चल गया। अब सब में अलग अलग शेष यदि बचाने के लिए वो कह रहा है तो सबका डिफरेंस निकाल दीजिए और ये सबका डिफरेंस सेम आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आप देख लीजिए 7 7 7, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर आप उस सवाल को कर नहीं पाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं? सवाल को कोई बना ही नहीं सकता। क्लियर वाली बात है, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने का बेटा यही तरीका है और इसको भी हम बड़े प्यार से आपको समझाया, ठीक है गाइज। आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भाई ध्यान से समझना, कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। क्या सर आपको ये पता है कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं? है ना? जो बच्चा को पता है वो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते वो आज यहाँ पे सीख लो, ठीक है। आप अमूमन भाग देने के लिए इस तरह का बेटा डायग्राम बनाते हो नहीं? तो यहाँ पर जो जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं बाबू? भाज्य, ठीक है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। ये क्या कहलाता है? भाजक। और यहां पर क्या लिखाता है हमेशा? भागफल नहीं। और नीचे में आप क्या लिखते हैं? शेष लिखते हैं, ठीक है ना? अब आइए सवाल पर चलते हैं। कहता है भाजक भागफल का 12 गुना है। इसका ये कितना गुना है बेटा? 12 गुना, ठीक है, 12 गुना है। और शेषफल का 5 गुना है। क्या? भाजक। तो शेष ये है, इसका ये क्या बोल रहा है? ये है सर 5 गुना, ठीक है। कहता है यदि शेषफल 48 हो, शेषफल कितना बेटा? 48, ये सवाल में दे रखा है, ठीक। तो अब आप बताइए जरा सा हमें, अगर शेष 48 है तो इसका 5 गुना ही तो भाजक है, तो 48 में आप 5 गुना कर दीजिए सर, ठीक है। तो 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, अब 5 चौक 20, 4 24, यानी 240 हमारा क्या है? ये भाजक है नहीं। अब कहता है ये भाजक भागफल का 12 गुना होना चाहिए, ठीक है। इसका ये 12 गुना, तो अगर ये गुना है तो इसको आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। 12 दूनी 24 यानी 20, यानी भागफल कितना हो जाएगा आपका? 20 यानी 20। अब देखिए 20 का 12 गुना कीजिए, 240 आएगा। 12 दूनी 24 और 0 नहीं आएगा। तो इसको 12 गुना करने के लिए भागफल क्या होना चाहिए आपका? 20 होना चाहिए। ये कैसे आया? अगर ये नहीं समझते तो 240 में आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा? 20, ठीक। तो अब देखिए आप 20 का 12 गुना 240 होता है कि नहीं होता है ना? बहुत सुंदर, ये चीजें आप समझ गए आप। कहता है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये आपको पता करना है भाज्य है क्या। बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या जानते हो आप? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 20 और जोड़ कितना? शेष। ये तो जानते हैं आप। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अब इसको आप गुना कर दीजिए ना। ये कितना जगह बेटा? 00 नहीं, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 24 दूनी 4800, अब प्लस ये 48, ठीक है। इसको जब आप जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4848। यही आपका इस सवाल का आंसर है कि नहीं? बात समझे सर? ठीक है, 4848 ये है आपका भाज्य का मान निकल गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ पाए आप? बहुत सुंदर। तो बेटे इस सवाल को बड़े ध्यान से जरा सा बनाना, ठीक है, कहीं पे गलती ना हो जाए, मिस्टेक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 8 संख्या है आपके पास और उसका जो एवरेज है, औसत दे रखा कितना? 8 ही है। तो कहता है प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक बात जानते हो बच्चे, यदि किसी भी लगातार संख्या का औसत जो भी दे रखा है उस सारी संख्या में जो भी क्रिया किया गया होगा, चाहे जोड़ा गया हो, गुना किया गया हो, घटाया गया हो, भाग किया गया हो, तो औसत के साथ भी आप वही क्रिया कर दीजिए, वही आपका नया औसत होगा। नहीं समझे?
जैसे यदि हम आपको ये चीज़ समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने संख्या लिया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। आप बताइए सर इसका औसत कितना होगा? औसत जानते हैं ना सर, अगर सी डी, औसत का मतलब भी मिडिल टर्म होता है, बीच वाला टर्म, ठीक है। तो इसका कितना लगेगा सर औसत? 6। क्लियर है? 2, 4, 6, 8, 10 का कितना होगा औसत? 6 होगा, ठीक है। यदि नहीं जानते, आप नहीं समझते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, 2 और 10 कितना होगा? 12, 12 का आधा 6। ये कब करना? जब सी डी सेम होगा, यानी डिफरेंस सबका बराबर होगा। क्लियर है? तो 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज कितना है? 6 है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फिर आपको सवाल को जल्दी से कर लेना है। क्लियर है? यदि हम कहते हैं कि ये प्रत्येक संख्या में 2 गुना कर दीजिए, प्रत्येक में क्या कर दिया बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4, ये होगा 4 दूनी 8, ये होगा 6 दूनी 12, और ये होगा 8 दूनी 16, ये होगा 10 दूनी 20। तो बताइए अब ये जो नई संख्या बना, इसका एवरेज कितना हो जाएगा? बताइए, 12 होगा नहीं होगा? जरा सा आपने देखा, इस चीज को गौर किया कि सब संख्या के साथ 2 मल्टीप्लाई किया है, तो एवरेज भी कितना गुना हो गया? ये भी 2 गुना हो गया। नहीं, अगर सब में जोड़ते तो एवरेज में भी क्या होता उतना बढ़ जाता, यानी हम उसको जोड़ देते। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये चीजें समझ में आया आपको? अब आइए सवाल पे चलते हैं। 8 संख्या का औसत 8 है, ठीक है। कितना है एवरेज? ये चीजें आप समझिए बेटा, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अभी तुरंत फटाफट से देखना, डायरेक्ट करेंगे आप इसको। 8 संख्या का औसत कितना है सर? कोई भी 8 संख्या है, इसका औसत दे रखा है कितना भाई मेरे? इसका औसत है 8, ठीक है। अब कहता है सभी संख्या में 8 से गुना किया गया, तो अगर सब में 8 से गुना किया गया तो औसत में भी कितना से गुना होगा? 8 से, यानी ये नया औसत जो है ये क्या हो जाएगा आपका? 64। ये क्या हो गया हमारा? नई संख्याओं का औसत, ठीक है। अगर बोलता सभी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता, तो हम भी क्या क्या करते औसत में? 8 जोड़ देते, ठीक है। बोलता सभी संख्या में 2 घटा दिया जाता, तो नया औसत क्या होता? हम भी औसत में 2 को क्या करते? घटा देते। यानी सभी संख्या के साथ जो क्रियाएं हो, है ना, वही क्रिया हम क्या कर देंगे? औसत के साथ भी कर देंगे, तो वो हमारा नया औसत चलाएगा। बात समझे सर? ठीक है ना? तो चलो बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हमने आपको करा दिया सर बड़े प्यार से, एक लाइन में। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 समझना बेटा, क्या कहता है? एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है ना? कहां बेटा? धारा के साथ, यानी धारा की दिशा में कितने घंटे में? 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। तो आप बताइए सर इसका चाल क्या रहा होगा? धारा की दिशा में चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 100 है, इसमें बटा करेंगे, भाग देंगे 10 से, तो 0 0 ना कट जाएगा, तो क्या होगा? यहां 10 ही बचेगा। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। कहता है ये 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। 15 घंटे में 75 किलोमीटर। नहीं, तो बताइए सर धारा के विपरीत चाल क्या होगा उसका? तो चाल बराबर दूरी, ये दूरी 75 है, अब बटे समय, तो बटे करेंगे 15 से भाग देंगे, तो 15 पचे कितना देगा? ये 75, यानी ये हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है? तो अगर धारा की दिशा में चाल दे रखा हो, मालूम चल गया है हमको, और धारा के विपरीत अगर चाल दे रखा हो, तो आप क्या करना? यदि शांत जल में नाव की चाल पूछता है तो जोड़ के आधा। ध्यान से समझना, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो जोड़ करके आधा, ठीक है। धारा का वेग, तो घटा करके आधा। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा जा, देखो, तो कहता है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल, धारा की चाल अभी क्या सिखाया आपको? यदि धारा की चाल पूछा जाए तो इसको घटा करके आधा कर देना, 10 - 5 अब बटे 2, ये कितना होगा? 5 बटे 2, इसको काट दीजिए, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है हमारा धारा की चाल। बोलो सर, समझ पाए आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर?
बहुत बढ़िया। तो ये सर था धारा की चाल, ये भी आपने बड़े अच्छे से समझ लिया। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी बेटा बड़े प्यार से कराया हमने आपको। ठीक है, अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि 18 ए बी और -3, ठीक है, ये 4 संख्याएं दे रखी है आपको। एक और एक कहता है ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप बेटा जानते हो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में कब होता है, ये कह रहा है ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका जो सार्व अंतर है यानी कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है, एपी का बराबर होता है। और सार्व डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बताओ ना बेटा, ठीक है, निकालते हैं कि नहीं। तो बताओ ये कितना कितना हो जाएगा हमारा a - 18। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो इससे ये क्या होगा, इसका वाला ये डिफरेंस निकलेगा। तो -3 और -b ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। नहीं, सीडी जानते हैं ना आप, अगले टर्म को पिछले टर्म से घटाते हैं उसी को सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गया सर, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। b को इधर लेके चले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा a + b। अब बराबर 18 उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा +18 अब -3। तो बोलो बेटा 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो ना बेटा, है। ठीक है, तो 18 में से सर 3 चला जाएगा, हो जाएगा 15। यही आपका a + b, और यही आपसे पूछ रहा था कि a + b का मान कितना होगा। ठीक है, अगर सीरीज एपी में है तो निश्चित तौर पर उसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब है उसका सार्व अंतर समान होगा। कोई दिक्कत वाली बात, ये चीज समझ पाए आप, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चे, ये भी सवाल हमने आपको करवा दिया, बड़े प्यार से करवाया गाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जरा ध्यान से देखो। कहता है जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा, 3 सिक्कों को, तो 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितना होगा। सिक्के में 2 ही साइड तो होते हैं, चित और पट, और 3 बार उछाला गया है तो जितना बार उछाला गया है 2 का उतना पावर कर दीजिए आप। ठीक है, तो कुल संभावना कितना हो जाएगा सर, कुल संभावना है ना, 2 साइड होते हैं तो 2 लिखिए, क्या बार उछाला गया, 3 बार, तो पावर 3 यानी 8 हो गया हमारा कुल संभावना। बात समझ रहे हो। तो कहता है तीनों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना, या संभावना ज्ञात कीजिए, है ना। तीनों पर हेड, हेड का मतलब क्या होता है बेटा, हेड का मतलब होता है चित्त। ठीक है, तो तीनों पर हेड कैसे आएगा बेटा, है ना। अब ये 8 संभावना में से तीनों पर हेड क्या आएगा, तीनों पर हेड का मतलब होगा H H और H। नहीं, तो 8 में से ये H H H कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, नहीं आएगा। तीनों पर हेड होना चाहिए तो ये कितना आएगा, 1 बार आएगा, यानी आने की संभावना कितना है, आने की संभावना 1। और हमसे प्रायिकता पूछ दिया तो प्रायिकता मतलब या संभावना क्या होता है, आने की संभावना 1 और कुल संभावना 8 यानी 1/8। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। बात समझ रहे हो, है ना। 3 बार उछाला जाए तो तीनों पर हेड आना चाहिए। तो पहली बार उछाला हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, 3 बार में उछाला गया है। और सवाल कहता है तीनों पर हेड आने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो हेड कितने आएंगे, एक बार, एक ही तो हेड आएगा तीनों जगह पर। यहाँ H H H तो 1 बार आया, इसी को हमने 1 लिखा, यानी 1 पॉसिबिलिटी बनता है, 1 संभावना बनता है क्या चीज, तीनों बार हेड आने की। ठीक है, तो ये होगा 1/8 प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। बताइए सर, कोई दिक्कत वाली बात है, समझ गए आप इस चीज को, है ना। तो ये भी क्वेश्चन सर हमने आपको बड़े प्यार से करा दिया। ठीक है, यहां तक बेटा जब आपने वीडियो को देख लिया है ना, तो सर आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी सवाल हम आपको करवाएं आपको पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना। तो चलो बच्चे, आज का क्लास सर हम
यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक सर आपका वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। कल सर फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे इसी समय, और तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।